रहे सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लालू परिवार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है, लोगों को बंगले से मोह हो गया है, माँ बाप और बेटा सबको अलग घर चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोक सेवक हैं, जिस दिन उनके नेता और पार्टी का आदेश होगा उस दिन 24 घंटे के अंदर वो सीएम आवास को खाली कर देंगे और झोला उठाकर अपने निजी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। तो बंगले पर चल रहे इसी सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर अब आरजेडी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। आज नहीं आएंगे अपने बड़बोलेपन से। कौन सा सरकारी आवास किसकी बपौती है? राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है उच्च सदन की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दोनों के नाम पे मकान चिन्हित है, एक के नाम पे 10 सर्कुलर रोड, दूसरे के नाम पे 1 पोलो रोड। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। बंगले के मोह में इस कदर लिप्त है। आप गरीबों के नेता हैं और आपने कई सारी बिहार में संपत्तियां खड़ी कर रखी है, महुआ बाग में इनकी आलीशान कोठी है। तो सरकारी नियम कायदे को धत्ता बताकर बंगला में रहने का इनका जो आकर्षण है वो बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। यही कारण है कि इसी तरह की आदतों के चलते बिहार की जनता के चित्त से ये लोग उतर गए। तो वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी सरकारी आवास पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवाना चाह रही हैं क्या? उन्होंने कहा कि इन लोगों की आदत ही है जमीन को कब्जा कर लेने की, दलितों का मकान कब्जा करने का, घर कब्जा करने का, दुकान कब्जा करने का। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें हर हाल में मकान खाली करना ही होगा। देवी जी सरकारी आवास पर कब्जा करके वो रजिस्ट्री कराना चाहती हैं क्या उसका? अरे एक दलित समाज से आने वाले मंत्री को ये आवास मिला है, उन्हें खाली कर देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो आदत है दलितों का घर कब्जा करने का, मकान कब्जा करने का, दुकान कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का। तो आप सरकारी आवास कब्जा करना चाहती है, ये होने वाला नहीं है। राबड़ी देवी को खाली करना ही पड़े। और एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस वक्त पटना में हलचल तेज हो चुकी है। जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है, जो लगभग 1.5 घंटे तक चलती नजर आई। बैठक में ललन सिंह, संजय झा की मौजूदगी रही। बैठक को लेकर कई मायनों में कहा जा रहा है कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और खबर यह भी है कि एमएलसी उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी तस्वीर बहुत जल्द अब साफ हो जाएगी। बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड आवास पे बैठक लगातार चल रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, संजय झा हो और विजय चौधरी, ये तमाम जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक कर रहे थे। और माना जा रहा है कि जेडीयू से एमएलसी के उम्मीदवार कौन होंगे। इस वक्त ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, ललन सिंह अपने आवास से निकल चुके, नीतीश कुमार के आवास से निकल चुके हैं और बैठक में लगभग ललन सिंह 1.5 घंटे के आसपास मौजूद थे। जाहिर सी बात है आज का दिन जेडीयू के एमएलसी चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक से
ये साफ है कि जेडीयू ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है जिसे लेकर कोई तरह का कंट्रोवर्सी ना हो और जिसमें क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, उसका भी खास ख्याल रखा जाए। और यही वजह है कि इस बैठक में जो जेडीयू के जो शीर्ष नेता हैं वो भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं और अपनी अपनी राय देख रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर नीतीश कुमार की ही लगेगा। और इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनका निकलना लगातार जारी है। सबसे पहले ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो निकले और अब संजय झा भी निकल रहे हैं और नीतीश कुमार भी आपको दूर नजर आ रहे होंगे। नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे जेडीयू की तरफ से। आज तस्वीर जो हम आपको दिखाने के संजय झा जो इस वक्त निकल रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय झा ने सवालों का जवाब नहीं दिया और अब विजय चौधरी भी निकल रहे हैं। तो ये जो आज का दिन जेडीयू के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि कभी भी जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। और ये बैठक लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली और ये बैठक खत्म हो गई है जेडीयू के बड़े नेताओं का। तो नजरें इस बात पे लेकर टिकी हुई है कि जेडीयू की तरफ से अब एमएलसी का उम्मीदवार कौन होगा, इसकी घोषणा कब होती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार सरकार ने मदरसों की व्यापक जांच कराने का बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत मदरसों का जो स्थलीय निरीक्षण है उसमें शामिल किया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी डीएम को मदरसों के निरीक्षण के आदेश दे दिया और इसके तहत सभी डीएम को एक पत्र जारी किया गया और इस आदेश के तहत सरकारी सहायता, वेतन, अनुदान पाने वाले सभी मदरसों की जमीनी हकीकत का पता लगाया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का इस्तेमाल सही हो और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो। इस जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक विशेष 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए गए हैं और इस कमेटी के सदस्यों का चयन जिले के डीएम की तरफ से होगा। कमेटी की कमान बीडीओ या सीओ के हाथों में होगी जो इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कमेटी में सदस्यों को डीएम की तरफ से नामित किया जाएगा। मदरसे का फोटो साक्ष्य के साथ 10 दिनों में जांच के प्रतिवेदन भेजने के आदेश शामिल हैं। तो राजकीय अनुदानित मदरसों की जांच के आदेश पर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। एनडीए का कहना है कि जांच जरूरी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि जांच की आड़ में एजेंडा सेट किया जा रहा है। एनडीए की सरकार माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है कि हर तबके के नौनिहालों को मॉडर्न एजुकेशन मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी जाए। इसीलिए इन व्यवस्थाओं को जानना जरूरी है। मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है, टैक्स पेयर्स मनी खर्च होता है, कैसे खर्च हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने मदरसों की जांच के लिए जो फैसला लिया है उसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि मदरसों की जांच के नाम पर आप शिक्षा से लोगों को वंचित कर दें और जो बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं उससे ही कहीं ना कहीं वंचित होना पड़े। क्योंकि जिस तरह से एजेंडे की राजनीति चल रही है और जिस तरह से एजेंडा बनाने का काम किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो मदरसों को कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से माहौल बनाने के लिए इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, इससे देखिए, बिहार सरकार सजग है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सरकार अपने स्तर से तमाम मदरसों की जांच करके वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ के तौर तरीकों का और वहाँ क्या सुविधा और मुहैया कराना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ करना है, तो उस नियति से अगर सरकार कर रही है तो इस पर अगर कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब मदरसा की जांच, संस्कृत विद्यालय की जांच या स्कूलों की जांच का आदेश सरकार दे रही है। 20 साल से आप ही की सरकार थी तो इसमें जांच की व्यवस्था कितना लचर था जो स्वच्छता से मदरसा, संस्कृत बोर्ड या स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वहीं राजकीय अनुदानित मदरसों की जांच के आदेश पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों और मदरसों की जांच कराई जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये संस्थान सिर्फ कागजों पर तो नहीं है, वास्तव में इसका संचालन हो रहा है या नहीं। इसी मकसद से अधिकारियों को स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए गए। संस्थान ऐसे होते हैं
जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में वो धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एमएलसी सीट को लेकर एआईएमआईएम की तरफ से एक सीट की मांग रख दी गई है। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान, जिसमें जब जरूरत पड़ी तो हमने साथ दिया, हमने राज्यसभा के लिए समर्थन दिया है, तेजस्वी को वादा अब निभाना चाहिए। यानी एमएलसी की एक सीट एआईएमआईएम को देनी चाहिए। रिश्ता बनाए रखने के लिए ये मौका बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ी कि साहब कोई सेकुलर विचारधारा के लोगों को साथ दिया जाए। हरचंद के हम लोगों ने गुजारिश की थी, जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुंचे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए, क्योंकि आगे दिनों में भी और इलेक्शन होने हैं, तो इन चीजों के लिए हमसे बात करेंगे। तो क्या वादा है कि एआईएमआईएम तो हाँ, उसने यकीन दिलाया था उस वक्त कि साहब आगे दिनों में आप लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एआईएमआईएम के इस डिमांड पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में एक सीट आ रही और कौन उम्मीदवार होंगे, क्या होंगे, ये सारे चीज़ों पर नेतृत्व को फैसला लेना है। नेतृत्व फैसला लेगा, इनसे बात करना है। क्या पूरा विपक्ष एकजुट है, ये सबको पता है। तो ये सारे फैसले जब समय आएंगे नेतृत्व के द्वारा ले लिया जाएगा और फिर इसके बाद सारे चीज़ों को सामने रख दिया जाएगा। और चर्चित टेंडर घोटाले में आरोपी ठेकेदार रिशु श्री को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि 7 निश्चय योजना के तहत चल रही हर घर नल का जल परियोजना में फंसे 124 करोड़ रुपए के बिल को पास कराने के लिए बड़ी गड़बड़ी की गई। इसके लिए जल संसाधन विभाग के 22 जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों का तबादला जो है वो कराया गया। नगर विकास विभाग के कई निकायों में सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस नगर निकाय में रिशु श्री की कंपनी या उससे जुड़े ठेकेदारों के बिल लंबित थे, उन्हीं जगहों पर इन इंजीनियरों की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क की पड़ताल में अब कई अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका की जांच एजेंसी के रडार पर बताई जाती है। ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर अब एसवीयू की गहन जांच जारी है और ईडी जांच के दायरे में रिशु श्री की 15 कंपनियां भी आ गई हैं, जिसके बाद नगर विकास विभाग से लेकर सचिवालय तक हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियों ने साल 2016 से लेकर साल 2025 तक यानी पिछले 9 साल में इन कंपनियों को आवंटित किए गए सभी ठेकों, एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट्स की कुंडली तलब कर ली है। ईडी ने 15 कंपनियों की डिटेल भी मांगी है। ठेकेदार रिशु श्री मामले में लगातार नई जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक रिशु श्री जो है वो इंजीनियरिंग का ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी खेला था और बताते चले कि जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनके जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करके रिशु श्री ने अपने 124 करोड़ का पेंडिंग बिल जो है वो पास कराया था। बताते चले कि हर घर नल जल का योजना जो है उसमें 124 करोड़ का पेंडिंग जो है बिल था रिशु श्री का, और इसको पास कराने के लिए 22 जो है जेई और इंजीनियरों को नगर विकास विभाग में तबादला जो है वहां से कराया गया था जल संसाधन विभाग में। और बताते चलिए अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से रिशु श्री ने जल संसाधन विभाग के 22 जेई और इंजीनियरों को नगर विकास विभाग में जो है वहां तबादला कराया था और 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल की योजना बिहार सरकार ने लागू किया था। बताते चले कि इन 22 जेई और इंजीनियरों की तैनाती उन नगर निकायों में हो गई जहां रिशु श्री का बिल फंसा था। बताते चले कि करीब 3 माह तक ये इंजीनियर्स और जेई जो है यहाँ तैनात रहे और रिशु श्री की पेंडिंग बिल को पास
करा दिया। इतना ही नहीं, नगर निकायों में आते ही इन 22 जेई और इंजीनियरों की तकनीकी जांच प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था और योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। पेंडिंग बिलों को मिशन मोड में पास किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि बिल क्लियर करने के लिए इस सिंडिकेट ने इस कदर जल्दीबाजी दिखाई कि अहम फाइलों को तो छोड़ दीजिए, जो छुट्टी का दिन रहा उस दिन भी जो है इस सिंडिकेट ने काम किया और 22 जेई और इंजीनियर ने छुट्टी के दिन भी रिसोर्सरी की जो बिल थी उसको जल्द से जल्द पास कराने के लिए दिन रात काम किया। ईडी के हवाले से भी जो खबर आ रही सूत्रों से, उसके मुताबिक जल्द ही ईडी जो है वो रिसोर्सरी को रिमांड पर लेगी और रिसोर्सरी से आगे जो बचे हुए सवाल हैं उसका जवाब तलाशेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस गांव में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की 14 करोड़ आबादी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी शिकायत की अनदेखी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, सामस गांव में सहयोग शिविर आयोजित हुआ जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और उन्होंने साफ कर दिया कि ये सहयोग शिविर का मकसद ही है जनता की समस्याओं का वक्त के अंदर, निर्धारित जो वक्त दिया जा रहा है उसके अंदर निपटारा किया जाना। इसमें किसी तरह की अनियमितता हुई तो कार्रवाई जरूर। अधिक लोग गांव में रहते हैं तो गांव की आबादी में जाकर उनके बीच में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहुंचाने का काम करना है। और साथियों, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, सरकार की नीति स्पष्ट है कि 10 दिन तक यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, स्वयं नोटिस देने का काम करता है। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया के प्रीमियम गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी अब देश और दुनिया के क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हुए नजर आएंगे। जी हां, आईआईएम इंदौर ने महज 15 साल के सुभरते हुए क्रिकेटर को अपनी केस स्टडी में शामिल करने का निर्णय लिया है। वैभव मॉडल पर आधारित ये देश की पहली ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी जिसमें खेल, मनोविज्ञान और प्रबंधन के टॉप एक्सपर्ट्स मिलकर इतनी छोटी सी उम्र में हासिल की गई इस असाधारण सफलता के सीक्रेट फॉर्मूले को खोजने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कोई खिलाड़ी इतनी कम उम्र में विपरीत परिस्थितियों और दबाव के बीच भी खुद को कैसे मैनेज करता है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक ही सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के मारकर महान क्रिकेटर क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड 59 छक्के को ध्वस्त कर दिया था। आईआईएम इंदौर में हम हमेशा ऐसे समकालीन उदाहरणों को अध्ययन और शिक्षण का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं जो समाज, व्यवसाय, नेतृत्व और मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रबंधन पाठ प्रस्तुत करते हों। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसने कई सारे रिकॉर्ड इस बार आईपीएल में तोड़ दिए। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड छक्कों का, क्योंकि इस बार आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर इंदौर का आईआईएम अब केस स्टडी करने जा रहा है। एक्सपर्ट खेल मनोवैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे आखिर 15 साल की उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता वैभव सूर्यवंशी को मिली। आईआईएम इंदौर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसी आईआईएम में एक्सपर्ट्स इस बात पर अध्ययन करेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का माइंडसेट और गेम प्लान और कॉन्फिडेंस कैसे तीनों एक साथ काम करता है। मैनेजमेंट के छात्रों को अब वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा। आईआईएम ने इसकी तैयारी कर ली है और अब आईआईएम के छात्रों को वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैभव ने एक नया कीर्तिमान रचा। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने
कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आखिर ये बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर पाया, इस बात पर अध्ययन होगा और अध्ययन तलाशने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम IIM में जुटेगी। तलाशेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर उसका एक बड़ा मॉडल IIM के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जलद साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। बिहार में पिछले 15 साल से तबादले का इंतजार कर रहे लाइब्रेरियन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे हुए हैं। लाइब्रेरियन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वे सक्षमता परीक्षा को पास कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें तबादले का लाभ मिला नहीं। कई लाइब्रेरियन परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। खासकर महिला लाइब्रेरियन ने पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला दिया। करीब 1600 लाइब्रेरियन को उम्मीद है कि नई सरकार इस साल उनके तबादले पर जरूर कोई फैसला लेगी। सरकार के गठन के साथ ही एक बार फिर से लाइब्रेरियन के तबादले की मांग उठने लगी है और सभी लाइब्रेरियन एकजुट होकर राजधानी पटना पहुंचे हैं और यहां से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ CM सम्राट चौधरी से हाथ जोड़कर तबादले की गुहार लगा रहे हैं। ये तमाम देखिए लाइब्रेरियन हैं जो पिछले 15 साल पहले अलग अलग स्कूलों में बहाल हुए थे, लेकिन तब से अब तक लगातार ये लोग तबादले की मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार ने सुध नहीं ली है। पिछले बार भी इनका तबादला नहीं हुआ। इसमें अधिकतर महिला लाइब्रेरियन हैं जो घर से 400 से 500 किलोमीटर दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं। अब फिर से उम्मीदें जगी है क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार घोषणा कर रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जून महीना जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और जो तमाम लाइब्रेरियन हैं ये उम्मीद से यहाँ पहुंचे हैं। जरा बातचीत करते हैं, किससे हाथ जोड़ रही है? जी, मैं CM जी से आग्रह कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ कि इस खड़गपुर की बेटी को न्याय दीजिए। हम लोग को अपना जिला भेज दीजिए, अपना गृह जिला भेज दीजिए। हम पर और कहे हैं, आप लोगों ने कहा है कि आश्वासन भी दिया है कि ट्रांसफर होगा, तो हम लोग पे भी सुध लीजिए सर। अब मत परेशान, हम लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं सर। बेटा कहाँ, पति कहाँ, कुछ नहीं, सगा संबंधी सब कुछ खत्म हो गया हम लोगों के लिए। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड। घर कहाँ है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या लग रहा है कि बहाली के बाद अब ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं सर, एक बार भी ट्रांसफर का मौका नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा करबड़ प्रार्थना है कि सर आप जहां भी हैं, सुन रहे हैं हमारी आवाज को, तो सर ट्रांसफर कर दीजिए। हम क्या बोल पाएंगे? बोलने के लिए सर कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो बोल पाएंगे। हमारे पास सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है जो आपको दिखा पाएंगे कि हम लोग कितने परेशान हैं। ना संख्या है आप लोगों की? हमारी सर 1600 लाइब्रेरियन हम लोग बहाल है, जिसमें इतनी कम संख्या है, फिर ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? अब माननीय ये शिक्षा मंत्री महोदय जानेंगे, माननीय ये मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे। सर हम लोग को तो जैसे सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कहा जा रहा है ड्यूटी करने के लिए, उस आधार पर हम लोग सब जगह ड्यूटी वहाँ पे अपना स्कूल में अच्छे से निभा रहे हैं। उम्मीद तो है, नई सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद है और शायद हम लोग अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए थे। उनको पता है भी कि नहीं है कि मात्र 1600 की संख्या में हम शिक्षक सेम नियमावली 2023 में आते हैं, उनके इक्विवेलेंट ही सब कुछ है। उसके बाद भी हम कैसे छूट जाते हैं, किनकी ना कृपा का शिकार हम लोग हुए हैं जो हमेशा हम लोग छूट जाते हैं। इस बार हम हाथ जोड़ के शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस बार जून वाले नियमावली में हम लोग ना छूटें। मात्र 1600 संख्या हम लोग को जोड़कर हम लोग महिला जितने भी हैं सबका कल्याण किया जाए। 200 300 मीटर लोग दूर हैं। लगातार शिक्षकों का ट्रांसफर चल रहा है। फिर से इस बार कहा जा रहा है कि जून महीने में बड़ी संख्या में तबादला शुरू हो सकता है, लेकिन जो लाइब्रेरियन हैं ये पिछले 15 साल से यानी 1.5 दशक से लगातार ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो लाइब्रेरियन हैं जो सक्षमता पास कर चुके हैं, अब बैरियर भी नहीं है कि अब कोई रोक टोक करे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा। उम्मीद यही है कि इस बार शिक्षकों के साथ जो लाइब्रेरियन हैं इन्हें भी ऑब्लिक देकर ट्रांसफर का मौका मिले और 1600 लाइब्रेरियन का सरकार कल्याण कर सके। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपना बिहार